नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हो सकती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा संभव। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को किया फोन। पहलगाम हमले की निंदा की। विदेश मंत्री ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की जताई प्रतिबद्धता। कोलकाता के एक होटल में लगी भीषण आग। अब तक 14 लोगों की मौत, कई घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। जांच के लिए विशेष टीम का गठन। अक्षय तृतीया पर आज से शुरू होगी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम। और अमेरिका में ट्रंप सरकार के 100 दिन पूरे। ऑटो पार्ट्स पर कम होगा आयात शुल्क। ट्रंप ने कहा, भारत के साथ अच्छी चल रही है टैरिफ पर बातचीत। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही आतंकियों के खिलाफ एक्शन को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो सकती है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और रक्षा, वित्त, विदेश व गृह सचिव भी इस बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा पर स्थिति और हालिया आतंकी घटनाओं पर आगे की रणनीति पर चर्चा संभव है। कल भी पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने पहलगाम आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ फोन पर हुई बातचीत में विदेश मंत्री ने गुटरेस के इस कथन पर उनकी सराहना की। बातचीत के दौरान गुटरेस ने पहलगाम हमले के मुद्दे पर जवाबदेही के महत्व पर सहमति जताई। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहलगाम में हमला करने वाले अपराधियों, साजिशकर्ताओं और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस महासचिव व केसी वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार में अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव में CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। और कोलकाता के फलपट्टी माचुआ के पास स्थित एक होटल में मंगलवार रात लगी भीषण आग में 14 लोगों की मौत हो गई और इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पुलिस के अनुसार होटल में रात करीब 8:30 बजे आग लगी। आग की लपटें देखते ही देखते इतनी भयानक हो गई कि पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता देखते हुए होटल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। ताज़ा जानकारी के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोलकाता पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई है। ऋतुराज होटल में आग की जो घटना लगी है उसमें अभी तक 14 लोगों का फिगर आया है। टोटल 14 है अभी तक, 14 कैजुअल्टी। और वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत आज उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ होगी। उत्तराखंड के चारधाम तीर्थस्थलों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। आज चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर भी ली गई हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
पवित्र यात्रा पारंपरिक रूप से हर साल अक्षय तृतीया से शुरू होती है। इस बार 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगी। अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन अब भी जारी है। यात्रा के क्रम में पहला धाम यमुनोत्री को माना जाता है, जो यमुना नदी का स्रोत है। अगला पड़ाव गंगोत्री है, जहां माना जाता है कि पवित्र गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। गंगोत्री मंदिर परिसर और गंगोत्री मंदिर को फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलने के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं और सबकी यात्रा अच्छी और सुगम हो। 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी विभाग जो भी यात्रा में अपना योगदान देते हैं, सभी ने अपनी अपनी अच्छी तैयारियां की हैं। पिछले सालों के जो अनुभव हैं उस आधार पर ये यात्रा और अच्छी हो, सुरक्षित हो, सबके लिए सुगम हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 4 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद हेमकुंड साहब के खुलेंगे। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ धाम धार्मिक स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और पैदल ट्रैक दोनों ही विकल्प मौजूद हैं। तीर्थ यात्रा भगवान विष्णु के निवास बद्रीनाथ में समाप्त होती है। बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले पंजीकरण कराना होगा। आधिकारिक उत्तराखंड पर्यटन पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं। ई पास बनाने के लिए एक वैध आईडी, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर और यात्रा की तारीखों की आवश्यकता होती है। हर साल शासन 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारी करता है ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इस साल भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। 4 धाम यात्रा को हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह यात्रा मोक्ष, मुक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता का मार्ग माना जाता है। 4 धाम यात्रा हालांकि चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन प्रकृति, भक्ति और स्वयं से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। असंख्य श्रद्धालु इस यात्रा के लिए पूरे बरस इंतजार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वही आज अक्षय तृतीया है और इस तिथि का अपना महत्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। मान्यता है के अनुसार इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों उच्च राशि में होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी का अपना महत्व होता है और इस दिन लोग सोने की खरीदारी और उसमें निवेश करते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी ये दिन खास महत्व का होता है। आज के दिन बाजारों में रौनक देखी जा सकती है। अक्षय तृतीया विवाह के लिए भी शुभ दिन माना जाता है। विशाखापत्तनम के श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। एनडीआरएफ और एपीएसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। एसडीआरएफ के एक जवान ने बताया कि घटना रात करीब 2:30 बजे की है। वो मंदिर परिसर के पास ही मौजूद थे, जिस कारण सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंच गए। 2:30 बजे इंसिडेंट हुआ था। हम पहुंच गए तो उधर टोटल 7 आदमी की इंसिडेंट हुआ। सारा मर गए हैं। सबको निकाल गए। उसका ऑपरेशन कम से कम 1 घंटा चला था। एक लहरी था, वो टूटा हुआ, वो गिरकर सारा कम से कम 7 आदमी तक इंसिडेंट हुआ था। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड का साहिबगंज जिला हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। मुंबई में पकड़े गए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड साहिबगंज में बने थे और इस खुलासे के बाद झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का बेस कैंप बन रहा है झारखंड का साहिबगंज जिला। मुंबई में पकड़े गए संदिग्ध 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों के साहिबगंज में बने थे आधार कार्ड। ताजा खुलासे से झारखंड की राजनीति गरमाई, भाजपा ने खोला मोर्चा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक की खातिर संरक्षण देने का आरोप। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में नहीं है मुस्लिम परिवार, फिर भी बन रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अब राज्यों की सीमाओं से परे हो गया है। झारखंड में यह काफी दिनों से चर्चा का विषय था, लेकिन मुंबई में पकड़ाए बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड ने खतरे की घंटी बजा दी है। इस खुलासे के बाद झारखंड में एक बार फिर घुसपैठ और धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। मुंबई में पकड़े गए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों का पुलिस को झारखंड कनेक्शन मिला है। जांच में यह बात सामने आई है कि इन सभी संदिग्धों के आधार कार्ड साहिबगंज में बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि इन घुसपैठियों के पकड़े जाने से यह साफ हो गया है कि इनकी संख्या झारखंड समेत पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। जो आज 13 आदमी बम्बई में पकड़ा गया, वो लोग का आधार कार्ड फर्जी है। भाई कौन बना रहा है और कहाँ पर बन रहा है? वो झारखंड प्रदेश सिद्धूकरण धरती साहिबगंज जिला में। सोरेन ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आदिवासी समाज की राज्य में अनदेखी हो रही है और सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया जैसे क्षेत्र में कई मुस्लिम बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, जबकि इलाके में पहले एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही है। श्री सोरेन ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। अभी वर्तमान सरकार गूंगा बन चुका है, आंख में पट्टी मार दिया, ना बोल पा रहा है ना देख पा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी का जनसंख्या उस जगह में घट गया और बांग्लादेशी घुसपैठ का संख्या बढ़ते गया। हम चाहते हैं कि इसके मैंने जो किया है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे गलत काम नहीं होना चाहिए। और खासकर जो मटी गांव है बदनाम हो रहा है कि यहाँ पर कोई मामला है ही नहीं, तो फिर कैसे बन रहा है। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि घुसपैठ की वजह से संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन मौजूदा सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसके उलट राज्य सरकार घुसपैठ के जांच संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। श्री मरांडी ने राज्य में धर्मांतरण पर भी चिंता जताया है। उन्होंने कहा कि सरायकेला खरसावा में एक युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर बंगाल में शादी करा दी गई। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से इस संवेदनशील मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की। इधर राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की डॉक्टरेट उपाधि भी विवादों में है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मंत्री को यह उपाधि देने वाले विश्वविद्यालय को फर्जी बताया और इसके पाकिस्तान से संबंधित होने का दावा किया। झारखंड के फर्जीवाड़ा में हफीजुल अंसारी ने एक फर्जी डिग्री से एक फर्जी यूनिवर्सिटी जिसका तार जो पाकिस्तान से जुड़ रहा है, वहां से देखिए सारा फर्जीवाड़ा किया। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी समय से गूंजता रहा है। ताजा खुलासे के बाद एक बार फिर यह राष्ट्रीय फलक पर सुर्खियों में है। फर्जी आधार कार्ड बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भारत में रहने का आधार बनता जा रहा है। संथाल में हुई इस फर्जीवाड़ा को राजनीति के चश्मे से इतर देखने की जरूरत है, क्योंकि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। डीडी न्यूज के लिए अनूप मिश्रा और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और उधर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों, पेंशनरों, युवाओं और दृष्टि बाधितों के बाद अब स्कूली शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हाल ही में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने का फैसला लिया है, जिसे लेकर शिक्षकों में रोष है। शिक्षकों ने इसे लेकर शिमला में प्रदर्शन किया था और जिसके बाद 900 शिक्षकों पर एफआईआर की तैयारी है, जबकि 10 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए शिमला से संवाददाता धर्म प्रकाश की ये खास रिपोर्ट। शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने के सरकार के फैसले के खिलाफ शिमला में बीते दिनों प्रदर्शन हुआ था, जिसमें प्रदेश भर के शिक्षकों ने, जो स्कूली टीचर्स उन्होंने हिस्सा लिया था, उनके खिलाफ अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 10 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है टीचर्स की तरफ से कि करीब 900 से ज्यादा टीचर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।
हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में अपने उन फैसलों को लेकर सुर्खियों में रही है जिसमें सरकार तो जनहितैषी होने का तर्क देती है, लेकिन जनता में उन फैसलों को लेकर रोष ही देखने को मिलता है। कभी कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं, कभी युवा सड़कों पर होते हैं, कभी पेंशनर्स सड़कों पर होते हैं और अब स्कूली टीचर्स सड़कों पर हैं। एक तरफ सरकार प्रदर्शन करने को लोकतांत्रिक अधिकार बताती है तो दूसरी तरफ प्रदर्शन करने वालों पर विभागीय कार्रवाई भी कर देती है। हिमाचल सरकार प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने जा रही है। स्कूली शिक्षकों में इसे लेकर रोष है और इसके खिलाफ हाल ही में शिमला में एक प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन भी किया गया था। इस रैली में हिस्सा लेने वाले शिक्षकों पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए 10 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले करीब 900 से ज्यादा टीचर्स पर FIR की भी बात की जा रही है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ शिक्षकों ने अब प्रदर्शन के बाद क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी है। ये जानबूझकर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो पूरे प्रदेश की जनता कह रही है, पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, सब कुछ सबके सामने है कि आप जानते हैं कि आज से पहले ऐसे ऐसे धरने प्रदर्शन हुए जिसमें गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई, सरकारी संपत्ति को बड़ा सारा नुकसान हुआ, बड़ा सारा नुकसान किया गया और धारा 144 तोड़ी गई। लेकिन इस तरह की जो सस्पेंशन या कोई दूसरा कार्य जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो आज से पहले कभी हुआ नहीं। शिक्षक इस कार्रवाई को सरकार का तानाशाही रवैया बता रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि अध्यापकों के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन सस्पेंशन वापस लेने के फैसले पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमेशा स्वागत है, मेरे पास तो किसी की रोक टोक नहीं है, कभी भी आ सकते हैं और इसका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान निकले ताकि हमारे बच्चों की स्टडीज प्रभावित ना हो। जो एक अच्छा माहौल हमारा एजुकेशन का प्रदेश में बन रहा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। मेरी यही अपील है कि वो पुनः इस धरने प्रदर्शन को खत्म करके जो बातें हैं, जो उनके मैटर्स है वो हमारे स्तर पे लाए जाए ताकि उनको सुलझाया जा सके जो संभव है। प्राथमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने पर शिक्षकों को नाराजगी इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि इससे शिक्षा का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। सरकार की इस कार्रवाई को लेकर एक तरफ जहां शिक्षकों में नाराजगी है, रोष बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रमिक अनशन भी इसे लेकर शुरू कर दिया गया है। शिक्षकों का ये दावा है, इनका ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती और शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन का जो फैसला है वो वापस नहीं लिया जाता, तब तक इनका ये प्रोटेस्ट इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डी न्यूज। भारत का पहला वेव्स शिखर सम्मेलन 1 मई को मुंबई में शुरू होने वाला है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुंबई इस मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। देखिए हमारी संवाददाता दीपिका महतो और श्यामा मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। मुंबई अपने पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स एक साथ आएंगे। मुंबई शहर इस मेगा इवेंट्स को सफल बनाने में जुटा हुआ है। बसों से लेकर बस स्टॉप, सबवे, हर जगह वेव्स की ब्रांडिंग की जा रही है। 15,000 वर्ग मीटर में फैला वेव्स 2025 मनोरंजन और रचनात्मकता के महासागर में वेव्स उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडस्ट्री के दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पायोनियर्स को वैश्विक मनोरंजन के भविष्य को एकजुट करने की दिशा में एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इतना ही नहीं, शिखर सम्मेलन में भारत पेवेलियन के साथ साथ अन्य राज्यों के स्टॉल भी होंगे जो मनोरंजन और प्रौद्योगिकी की दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। भारत का सबसे पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 होने जा रहा है मुंबई में और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया तैयार है इस अद्भुत समिट को देखने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए। न केवल पार्टिसिपेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स और फिल्म क्रिएटर्स, लेकिन बिजनेसमैन भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। Basically, Waves Bazaar is like an amazing platform. For a lot of creators like me who are writing their projects in both live action, animation, visual effects or any particular category.
इस समिट में दुनिया भर से संस्कृति और कला क्षेत्र की कंपनियां और टेक दिग्गज हिस्सा लेंगे। मीडिया, फिल्म और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का कहना है कि वेव सिनेमा की यात्रा का अगला अध्याय है, जहां न केवल मनोरंजन बल्कि एक नए युग की पटकथा लिखी जाएगी। यह दिलों को छूने और दुनिया को जोड़ने में एक लंबा सफर तय करेगा। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सिनेमा का असली मकसद क्या है। मैं कहता हूं कि सिनेमा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है जो दिल तक जाए, जो यादों में रहे, ये दुनिया को जोड़ दे। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दैट जर्नी। यहां सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, एक नया युग लिखा जाएगा। भारत की रचनात्मक शक्ति को मजबूत करने और सामग्री निर्माण, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से वेव्स सभी उद्योग हितधारकों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। इसका इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 1 मई को करेंगे मुंबई में। और ये समिट न केवल एक प्लेटफॉर्म है लोगों को जोड़ने के लिए, बिजनेस को बिजनेस से जोड़ने के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए और ज्यादा लोगों को एक दूसरे के साथ सम्मिलित करने के लिए, ताकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा बढ़ती रहे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, मुंबई। और सोमवार की शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह के दौरान देश की 71 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। मंगलवार को सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त हस्तियों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद सभी सम्मानित अतिथियों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया। और ये कार्यक्रम न केवल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये रिपोर्ट। सोमवार शाम को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए विशेष व्यक्ति आज मंगलवार को सुबह पहले वॉर मेमोरियल उन्होंने देखा दिल्ली में, उसके बाद प्रधानमंत्री संग्रहालय गए, अंत में उन्होंने राष्ट्रपति भवन का भ्रमण किया। कैसा उन्हें महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक? आज तक हमने पढ़ा था लेकिन देखा नहीं था पूरा भारत का इतिहास, आज़ादी, कितने प्राइम मिनिस्टर हुए, कौन प्रेसिडेंट हुए, ये सब यहाँ आकर देखा तो हमें बहुत 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 खुशी हुई। It's extremely ornate, decorated. It's an amazing place, and I'm just glad I had the experience to see it. Formative, enlightening. Those are the 3 words I have to describe my experience this morning. Enjoyed very much the PM Museum. It's very detailed, detailing all of India's greatest achievements, the prime ministers. It's such a rich and deep history. Very impressive. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ही साथ 3 ज़माने देख रहा हूँ। मैं एक ही वक्त में तहजीब भी देख रहा हूँ और तारीख भी देख रहा हूँ, यानी संस्कृति भी देख रहा हूँ और इतिहास भी देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा पूरे राष्ट्रपति भवन में। Tour was very, very exhilarating and energizing because it brought back all the memories. You see, I've lived through the times which are shown on those statues and the articles over there. बहुत आनंद, इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर म्यूजियम है, राष्ट्रपति भवन, इतना सुंदर बिल्डिंग है, वहाँ आर्ट वर्क है, सारी चीज़। मैं खुद स्कल्प्टर हूँ, तो एक एसेंस को फील करना, पूरा हमारा नॉर्थ को पकड़ना है कि एक अच्छी तरह से उसको सोच सकते हैं। और देखने का बाद काल तो जो हुआ आनंद ही आनंद है। वहाँ पे बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ। ऐसी जगह कहाँ मिलती है, कोई मालिक की कृपा है, और भारत सरकार को उनकी कृपा है, उनको धन्यवाद देती हूँ मैं। तो इस जगह हमको लाइक किया तो भारत सरकार को धन्यवाद देती हूँ मैं सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो प्रत्येक पद्मा अवॉर्डी जो पद्मा से सम्मानित हैं, उन सभी के दिल से भारत सरकार के लिए धन्यवाद निकल रहा है। और उनका कहना है कि जो ये पल उनके जीवन में आया है, इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। यकीनन एक सपना है जो पूरा हो गया और आगे भी राष्ट्र के लिए इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली।
और आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और ये मुकाबला चेन्नई के घरेलू मैदान चेपक में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स की टीम को 9 मैचों में 5 जीत और 3 हार मिली है, जबकि 1 मैच रद्द हुआ है। वहीं 5 बार की चैंपियन सीएसके 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है। अगर चेन्नई इस मैच को जीतने में सफल नहीं होती तो इस टूर्नामेंट में उसका सफर समाप्त हो जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 31 मैच हुए हैं, जिसमें से सीएसके को 16 जबकि पीबीकेएस को 15 मैचों में जीत मिली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाले 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की सराहना करते हुए उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मंगलवार को 10 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की। सूर्यवंशी ने सोमवार गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में 101 रन बनाकर 14 साल और 32 दिन की उम्र में इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे कम उम्र में शतक बनाने का कारनामा किया है। भारत की महिला टीम ने कोलंबो में चल रहे त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 15 रनों से हरा दिया। कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 276 का स्कोर बनाया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 261 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।